जय हिंद साथियों, आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं मैप यानी मानचित्र। और इस मानचित्र वाली क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित हर एक जानकारी और छोटे बड़े पॉइंट्स देखेंगे। बिहार भी पढ़ेंगे, बिहार के बारे में जानेंगे और झारखंड से संबंधित अन्य जानकारियों को हम समझने वाले हैं। यहाँ पे हम जो पर्वत पठार, नदियाँ, नाले, साथ में कौन कौन से ज़िले हैं और उसका क्या महत्व है भारत में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, इसे भी बिल्कुल सरल तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले चलेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। और उत्तर प्रदेश से हम इसे देखेंगे। ठीक है साथियों, तो आप देख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, आप इसे जानते हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा, हर एक स्टेट की राज्य और राजधानियाँ आपको कंठस्थ होगा। यह है लखनऊ। और अगर इसे हम इसकी दिशा की बात करें तो इधर की तरफ पूर्व होता है और इधर की तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होता है साथियों। तो इधर की तरफ दक्षिण है, यह पूर्व राज्य कहलाते हैं। इधर पश्चिमी राज्य और इधर के उत्तरी राज्य कहे जाते हैं। और इस उत्तर प्रदेश से एक लाइन निकलती है, एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय टाइम यानी समय रेखा। ठीक है, या देशांतर रेखा बोल सकते हैं। और यह कितने डिग्री देशांतर रेखा भारत से गुजरती है, तो वह साथियों है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो कि इस उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। ठीक है साथियों, और जब भारत से यह गुजरती है तो कितने राज्यों से गुजरती है हमें यह भी जान लेना चाहिए। तो यह उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए और साथ में कुल पाँच राज्यों से यह गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 82.5 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह 5 राज्यों से हमारे देश में गुजरती है। उसका नाम क्या है, तो अमकोवा, COA। ठीक है, ठीक है। तो इन राज्यों से यह हमें गुजरती हुई दिखती है। जैसे देखिए, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही गुजरती है। और यह इलाहाबाद के नैनी से होकर के पास करती है। और वहाँ पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं एक टीला गड़ा हुआ है, एक पत्थर का है, और वहाँ पे सब लिखा गया है कि यहाँ से 82.5 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश हो गया। यह यम से हो गया मध्य प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ओ से हो गया उड़ीसा और ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्यों से हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। और एक चीज़ और बता दें कि जो 23.5 डिग्री लाइन है वह इसे मकर रेखा कह सकते हैं। ठीक है, कर्क रेखा साथियों, कर्क रेखा होगा। यह उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती है। तो यह भी हमें प्लस पॉइंट है, जान लेना चाहिए।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि यह किन किन राज्यों से इसका सीमा साझा होता है। तो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे, सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। बहुत ही छोटा सीमा साझा करने वाला राज्य की बात करें तो वह है हिमाचल प्रदेश, जो कि सहारनपुर, यहाँ से ये जो राज्य है यह जिला है, यह सहारनपुर जिला है और यह सहारनपुर जिला से ही टच में आता है, अपनी सीमा साझा करता है। और इसके बाद यहाँ पे पीलीभीत, पीलीभीत यहाँ पे है और इधर की तरफ ये पूरा उत्तराखंड है या यूके बोल सकते हैं, उत्तराखंड यहाँ पे गुजरती है। तो यहाँ पे यूके यानी उत्तराखंड का ये एरिया है, यहाँ से आप पूरा, तो उत्तराखंड से भी उत्तर प्रदेश का सीमा साझा होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से सीमा साझा होता है, जो कि इसके राज्यों की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इन जिलों से उत्तराखंड सीमा साझा करता है। इसके बाद यह यानी उत्तर प्रदेश एक देश के साथ भी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है साथियों नेपाल। तो यहाँ पे महाराजगंज यह है और महाराजगंज से यहाँ के बीच में जो सीमा साझा होता है नेपाल से सीधा, नेपाल से यह सीमा साझा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह है नेपाल से। और बिहार से भी यहाँ पे सीमा साझा होता है। देखिए यह है सोनभद्र, तो यहाँ पे यह पूरा बिहार है, बिहार के साथ भी सीमा साझा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सोनभद्र जो है, सोनभद्र से कुल 4 राज्यों से सीमा साझा होता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से साथियों? तो 4 राज्यों से। इधर आप देख लीजिए बिहार, बिहार तो यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ से यह झारखंड का है, झारखंड का यहाँ से हो गया, जे का झारखंड का, और यहाँ से छत्तीसगढ़ का, यहाँ से छत्तीसगढ़ का हो गया। अब पूरा इधर की तरफ, पूरा इधर की तरफ देखें तो यहाँ तक, देखिए यहाँ तक यह पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। ठीक है, यह हमें देखना चाहिए, इधर से इधर मध्य प्रदेश का है। और ये जो ललितपुर है, पूछा जाता है कि ललितपुर उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है, तो बता दें कि ललितपुर की केवल एक राज्य से ही सीमा साझा होती है, वो है झांसी। इसके बाद इधर राजस्थान है, इधर की तरफ राजस्थान है, यहाँ पे फिर इधर की तरफ पूरा हरियाणा है, इधर पूरा तरफ हरियाणा है, और यहाँ पे थोड़ी सी दिल्ली भी है, और दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। तो कुल 8 राज्य हैं। कुल कितने हैं साथियों? 8 राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसमें एक देश नेपाल भी है। तो हमने ये देख लिया, और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आपको कुछ ज्ञान जरूर मिल रहा होगा। इसी के बाद आगे बढ़ें तो हम बढ़ते हैं सबसे ऊपर, देखेंगे यहाँ पे ऊपर से पढ़ते हुए चलते हैं और हर एक जिलों को समझते हुए चलेंगे, और किस जिला का किसी इतिहास से या किसी उद्योग से किस प्रकार संबंध है, धार्मिक तरीके से भी हम उसे देखने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे सहारनपुर।
यह साथियों सहारनपुर, यहाँ से यह सहारनपुर, और सहारनपुर हरियाणा से, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से, 3 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। कितने साथियों? तो 3 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। किसकी? तो सहारनपुर की। और यहाँ से यमुना नदी आती है, जो कि यहाँ पे बॉर्डर बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का यहाँ पे सीमा भी साझा होता है, जो कि यमुना नदी के द्वारा होता है। इसी के आगे बढ़ें तो यहाँ पे देवबंद है, यहाँ पे है शामली जिला में। ठीक है, देवबंद है जो कि यहाँ पे, और देवबंद में विश्व का जो है या भारत का बोल सकते हैं सबसे बड़ा मदरसा यहाँ पे है देवबंद में। तो सबसे बड़ा मदरसा देवबंद में है, यह चीज़ हमने देखा। ठीक है, तो देवबंद जो है बागपत की राजधानी है, अरे बागपत में ही है। ठीक है, फिर इसके नीचे चले, हम आगे बढ़ें तो बागपत का ही यह एक क्षेत्र है देवबंद, यहीं पे सबसे बड़ा मदरसा देखने को मिला है और विश्व का सबसे बड़ा मदरसा यहाँ पे है। और देवबंद में ही सबसे पहले सूफी संत यहाँ पे हुआ करते थे और उन्होंने यहाँ पे मदरसा में विकसित किया, और सूफी संतों का यहाँ पे जमावड़ा लगता था, यहाँ पे सम्मेलन आदि हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद मुजफ्फरनगर, इसी के बगल में है मुजफ्फरनगर। आप देख सकते हैं यह है मुजफ्फरनगर जिला, यहाँ पे यह है मुजफ्फरनगर जिला। ठीक, तो इसके आगे बढ़ें तो इसी के यहाँ पे बागपत जिला है, यहाँ पे बागपत यह है पूरा, और इसी के बगल में मेरठ है। और मेरठ की आप बात जानते ही हैं, मेरठ में ही 1857 की क्रांति मेरठ से ही शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से, और यह कब हुई थी? 11 मई 1857 को। तो 11 मई को 20 मई को बात की गई थी कि 20 मई को शुरू किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 11 मई को ही यह शुरू कर दिया गया, जिससे यह असफलता का एक कारण भी यहाँ पे माना जाता है। अब इसके नीचे बढ़ें तो यहाँ पे गाज़ियाबाद, ठीक है, यहाँ पे ही गाज़ियाबाद है, और गाज़ियाबाद में हिंडन नाम का एयरपोर्ट है। गाज़ियाबाद में हिंडन नाम का एयरपोर्ट है, और यहाँ पे एक हापुड़ भी है। ठीक है, हापुड़ नाम सुने होंगे, बहुत छोटा है लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण है। इधर की तरफ आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे मुरादाबाद, यहाँ पे है मुरादाबाद, और मुरादाबाद पीतल के लिए साथियों यह महत्वपूर्ण है। पीतल उद्योग यहाँ पे कई देखने को मिलते हैं, पीतल उद्योग। इसी के साथ साथ मुरादाबाद में पीतल उद्योग यहाँ पे है, और इसी के बगल में रामपुर, यहाँ पे है रामपुर, और रामपुर में यहाँ पे जो रामपुर है, रामपुर में छुरी और कैंची बनाने का बड़ा ही अच्छा कारखाना है, और यहाँ पे इसको बनाने का एक अलग ही तरीका है। तो रामपुर से कई देशों में
छुरी की सप्लाई की जाती है। छुरी और कैंची की सप्लाई रामपुर से ही की जाती है। हमने देखा कि ये गाज़ियाबाद था और गाज़ियाबाद दिल्ली से लगा हुआ है और नोएडा ठीक इसी के पास में ही है। गाज़ियाबाद के पास में ही नोएडा है और ये ओखला नोएडा में जो होता है ये ओखला का ही एक, लेकिन जो नोएडा है या NOID है ना, तो यहाँ से हो गया न्यू ओखला, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो यह नोएडा का फुल फॉर्म है। तो यह न्यू ओखला है। ओखला यहाँ के जगह का नाम है और उसी में एक जो है नोएडा नाम दे दिया गया है। नोएडा नाम से इसे बना दिया गया है, बसा दिया गया है और एक शहर के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक, अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बुलंदशहर में ही खुर्जा नाम का जगह है जो कि सीमेंट के लिए तो जाना जाता है, साथ में चीनी मिट्टी या मिट्टी के खिलौने जो होते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पीछे इसके अच्छे खासे कारखाने मिल जाते हैं बुलंदशहर में। चीनी मिट्टी के कारखाना कहाँ पे साथियों? तो यहाँ पे बुलंदशहर की खुर्जा में है और यहाँ पे सीमेंट कारखाना भी लगाया गया है। इसके आगे यहाँ पे अलीगढ़ है और अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय है और ऐसा ही जो विश्वविद्यालय है इसका पुराना नाम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था जिसकी स्थापना मुस्लिम जो थे समाज सुधारक, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। और कुल मिला के यूपी में केवल 3 ही विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, कौन कौन? तो एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय, एक BHU हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कुल 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं उत्तर प्रदेश में। और इसी के नीचे यहाँ पे वृंदावन है। ठीक है, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, तो यही वृंदावन है और ठीक यहाँ पे ही मथुरा भी यहीं पे है। ठीक है, यह वृंदावन, यह हो गया मथुरा। तो मथुरा पूरा ही बॉर्डर पर ही है उत्तर प्रदेश के। और वृंदावन जो है में ही श्री कृष्ण का यहाँ पे लालन पालन हुआ था वृंदावन में। और वृंदावन नाम का एक गार्डन भी है। ठीक है, अगर वृंदावन गार्डन की बात पूछी जाए तो आप बताएंगे कि यह मैसूर में है। वृंदावन जो गार्डन है यह मैसूर में है, यह आप बताएंगे। और मथुरा जो है यहाँ पे है, मथुरा में कृष्ण संबंधित है। और मथुरा कला सबसे पहले कुषाण काल में बड़ा बढ़िया फली फूली थी और सबसे पहले कुषाण काल में ही मथुरा कला का विकास हुआ था और बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला में ही हमें देखने को मिलती है। और जैन धर्म से भी यह संबंधित यह कला, मथुरा कला मिलती है। जैन धर्म का भी यहाँ पे इस कला से संबंध है। मथुरा कला में जैन धर्म की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और नीचे बढ़ते हैं तो इसको हम रीड करते हैं। देखिए यह पूरा यह जो है यह आगरा का है। ये देखिए यह पूरा है जो कि आगरा का है। और आगरा जानते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण इतिहास में इसका स्थान रहा है आगरा में। और आगरा का इधर यहाँ पे आगरा के यहाँ पे सिकंदराबाद या फतेहपुर सिकंदरा या फतेहपुर सिकरी बोल सकते हैं। फतेहपुर या हो गया, या फतेहपुर हो गया या सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी में यहाँ पे अकबर जो राजा था उसने अपनी राजधानी यहाँ बनाई थी। और आगरा तो इसके बाद पड़ता है, आगरा यहाँ पड़ता है। तो फतेहपुर सिकरी पहले आ गया, फिर आगरा
यहाँ पे है। और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा है, और फतेहपुर सीकरी के पास में ही या एक जगह है, या बोल सकते हो कि फतेहपुर सीकरी में ही अकबर की समाधि भी है। अकबर ने अपने आप को यहीं दफनाया था। अकबर का समाधि या टॉम बोल सकते हैं, यहीं पे है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। और फतेहपुर में सीकरी का जो बुलंद दरवाजा बनाया गया था वह किसके विजय में बनवाया गया था? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े। तो फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा था यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है। और इसी के आगे यहाँ पे आगरा है, और आगरा को कौन नहीं जानता। मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने इस का निर्माण किया था, ताजमहल का। और यह सफ़ेद संगमरमर का एक अनूठा ये टॉम है, या अनूठा बोल सकते हैं, पर्यटन एक भवन है, बिल्डिंग है। और ऐसा बोला जाता है कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो इस पर लगता है कि दूध की बारिश हो रही है। इस तरीके से इसका सजीव वर्णन देखने को मिलता है। तो यह मुमताज महल की याद में बनाया गया था, और इसकी यह समाधि है। यहाँ पे शाहजहां की भी समाधि यहीं पे बनाई गई है। और बताया जाता है कि इसी के बगल में अकबर का किला है, जो अकबर ने बनाया था। आगरा में अकबर का किला भी है, आप जाएंगे तो बगल में ही है और दिखता है। आप अकबर की किला से ताजमहल को देख सकते हैं। नदी के इस पार है, दोनों एक ही पार है, लेकिन दिखते हैं नज़दीक ही, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। गंगा के किनारे दोनों है, और गंगा के यमुना के किनारे ये बसे हुए हैं ताजमहल और अकबर का किला। और अकबर का किला में ही एक सलीम महल है, और यहीं पे सलीम जो था उसका जीवन बीता था, उसका जो बचपन था यहीं पे बीता। सलीम, जो लोग कहानी पढ़ते हैं, अकबर बीरबल और सलीम जो था यहीं पे देखने को मिलता है। और हमने एक और कहानी भी सुनी थी, जहांगीर और कौन थी भाई, फूलकली, क्या नाम था उसका, अनारकली का जो प्रेम कहानी है, यहीं पे यह पूरा हुआ था। ठीक है। तो यह है कि जो किला है, और किला के ही ठीक पास में ही, इसी किले के पास में ही जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। एक खंभे से सोने की जंजीर बनवाई थी, और उसमें एक बड़ा सा घंटा लगवाया था कि अगर किसी को 12 बजे रात को भी न्याय की ज़रूरत पड़ती है तो वह इस घंटे को आकर जलाएगा, बजाएगा, और उसे न्याय दिया जाएगा। तो न्याय के लिए प्रसिद्ध मुगल सम्राट कौन था? तो वह जहांगीर था साथियों। तो ये सब संबंधित जो बातें हैं यह आगरा से ही है। और आगरा का पेठा बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मज़ेदार पेठा लगता है यहाँ पे। अगर आप कभी जाइए आगरा तो पेठा यहाँ का ज़रूर खाइएगा। और पेठा भी साथियों कई तरीके का है। स्टेशन जाएंगे तो पेठा आपको वह नॉर्मल वाला दे देंगे, जो कि जो मज़ा होता है पेठे में वो पेठा नहीं होता है, वो मुरब्बा दे देंगे। पेठा तो आपको वहाँ पे जो होटल्स हैं वहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। और खाने के बाद एक अलग ही स्वाद है उस पेठा के साथियों। हमने खाया है, गए भी हैं। इसी के ठीक आगे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे साथियों, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आगरा के ही ठीक ऊपर यहाँ पे सिकोहाबाद, और यहाँ पे फिरोजाबाद। ठीक है, सिकोहाबाद और फिरोजाबाद, यहाँ पे दो ऐसे शहर हैं जिन्हें
सुहाग नगरी कहा जाता है। इन दोनों शहरों को सुहाग नगरी कहा जाता है, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद को सुहाग नगरी। सुहाग नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों यहाँ पे चूड़ी का कारखाना है यहाँ पे, जिस कारण इन्हें सुहाग नगरी कहा जाता है। और इसी के बगल में ही यहाँ पे टुंडला है। टुंडला एक जंक्शन है, टुंडला एक जंक्शन है। हम लोग गए थे यहाँ पे तो इसे देखा था। ठीक है, इसी के बगल में मैनपुरी है और यहाँ पे इटावा है। और इटावा में ही एक जगह है एटा। ठीक है, इटावा में ही जगह है जहाँ पे लॉन सफारी बनाया गया है। और यहाँ पे मुलायम सिंह और अखिलेश जी का यहाँ पे जन्मस्थली है। और यहीं से ये लोग अपनी राजनीति को अंजाम भरते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और यहीं से ये लोग, इनका मतलब कि यहाँ पे जन्मस्थली बोल सकते हैं, यहाँ पे है एटावा में। ठीक है, इसके इधर यहाँ पे देखा जाए तो यह कन्नौज। ठीक है, कन्नौज जो है गंगा नदी के ही किनारे यहाँ पे है कन्नौज। यहाँ पे कन्नौज, और कन्नौज की तो बात ही निराली है। कन्नौज को कौन नहीं जानता। कन्नौज में त्रिपक्षीय युद्ध जब हो रहा था तो 3 राजा कन्नौज को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे के जान के दुश्मन बने थे। जब कन्नौज में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, जब हर्षवर्धन था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस राज्य की तरफ आंख उठाकर देख ले। लेकिन जब शेर बूढ़ा होता है तो गीदड़ भी उसको काटने के लिए, उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन जब शेर जवान होता है ना, उसकी तरफ आंख भी उठाकर ये सब नहीं देख पाते हैं गीदड़ और जो हाइना होते हैं। तो यही हाल यहाँ पे था। ठीक है साथियों, तो कन्नौज में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो इधर से प्रतिहार, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार इधर के थे, यहाँ पे राष्ट्रकूट थे, और इधर की तरफ पाल शासक थे। और पाल में धर्मपाल जो शासक था, धर्मपाल। ठीक है, गोपाल के बाद धर्मपाल था, जो कि इन गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों को हरा करके इस पर शासन जमाया था। और यहाँ पे भव्य दरबार का भी आयोजन किया था। धर्मपाल साथियों, गोपाल वंश का दूसरा शासक यह हुआ करता था। ठीक है, और कन्नौज को एक और नाम दिया था इत्र नगरी। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है साथियों। अब जो है यहाँ पे शाहजहाँपुर, यहाँ पे जो है शाहजहाँपुर है। इधर बदायूं, ऊपर बरेली, और इधर की तरफ पीलीभीत। पीलीभीत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पीलीभीत में ही है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है पीलीभीत में है, इसलिए पीलीभीत प्रसिद्ध है। और पीलीभीत का जो क्षेत्र है नेपाल से, उत्तराखंड से लगता है। ऐसा जिला है जो एक देश से और एक राज्य से ये अपनी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है पीलीभीत। ठीक साथियों, तो पीलीभीत में ही सॉरी साथियों, पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। पीलीभीत यहाँ पे है, लेकिन साझा होता है पीलीभीत से ही उत्तराखंड और, लेकिन दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी से है। और यहाँ से शारदा नदी निकलती है। और ये शारदा नदी जो है, ये जो शारदा नदी साथियों है, यह भारत में आकर काली नदी के नाम से जान जाती है।
नेपाल में होती है शारदा नदी, और नहीं साथियों, जब नेपाल में होती है तो काली नदी, और जब भारत में आती है तो यह शारदा नदी के नाम से जाना जाती है। तो इधर हमने ये सब देखा। इधर की तरफ नीचे लखीमपुर खीरी, ये पूरा लखीमपुर खीरी है, और लखीमपुर में ही दुधवा नेशनल पार्क है। इधर सीतापुर है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे यह लखनऊ है। और लखनऊ राजधानी है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पे है। यहाँ पे लखनऊ में एक स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम यहाँ पे लखनऊ में है, ठीक है। और इसी के नीचे तो यहाँ पे बाराबंकी और अमेठी यहीं पे है, बाराबंकी और नीचे अमेठी। और अमेठी को कहा जाता था कि यह कांग्रेस का गढ़ है, राहुल गांधी यहाँ से हमेशा उठा करते थे सांसदी के लिए, और हमेशा जीतते थे। लेकिन इस बार यहाँ पे इनको स्मृति ईरानी ने हरा दिया, राहुल गांधी को। फिर यहाँ पे इधर तरफ औरैया है, जो कि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह जो है ललितपुर है। और ललितपुर में यह पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और इसका केवल एक ही जिला है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इसके अलावा किसी से नहीं लगा है, ठीक है। और हमने अकबरपुर देखा इधर, इसी के नीचे जो है यहाँ पे जालौन भी है, उरई नीचे है, हमीरपुर यहाँ पे है, बांदा यहाँ पे है, ठीक है। बांदा क्यों प्रसिद्ध है? इधर महोबा भी है, ठीक है, महोबा भी है। इधर बांदा में एक नया नेशनल पार्क जुड़ा है, रानीपुर नेशनल पार्क। रानीपुर नेशनल पार्क जो है यह बांदा में पड़ता है, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और नीचे की तरफ चित्रकूट है, नीचे की तरफ चित्रकूट है, और चित्रकूट से होकर के राम जी वनवास होकर निकले थे, यहीं से वनवास जो गए थे तो चित्रकूट से होकर गए थे। और ठीक चित्रकूट के बगल में ही यहाँ पे कौशाम्बी और यहाँ पे प्रयागराज, ठीक है, यहाँ पे कौशाम्बी और यहाँ पे प्रयागराज। कौशाम्बी वश की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, वश जो हुआ करते थे महाजनपद काल में, उनकी राजधानी कौशाम्बी थी। और ऋग्वैदिक काल में बताया जाता है कि जब इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुर में एक बार बाढ़ आ गई थी, अकाल पड़ गया था, तो जो पांडवों के पोते थे उन्होंने अपनी राजधानी को कौशाम्बी लेकर चले आए थे, कौशाम्बी में अपनी राजधानी को स्थापित किए थे। और यहीं से कौशाम्बी से होकर के यमुना नदी बहती है, और यह प्रयागराज में होकर जाके मिल जाती है, प्रयाग से ऐसे आती है, और इधर से गंगा नदी आती है, और यह प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो यह इलाहाबाद में या प्रयागराज में यह है, ठीक है। और यहाँ पे प्रयाग है जो कि कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन में और इलाहाबाद में एक जगह और लगता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इनके अलावा कहाँ लगता है। और ये 12 सालों पर एक बार यहाँ पे लगता है। यहाँ पे हर्षवर्धन
हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद किया करता था। और इसके जो अंतिम महामोक्ष परिषद था, इसी समय ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग यहाँ पे इसकी अध्यक्षता भी किया था महामोक्ष परिषद का। और इसी महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन को जान से मारने की साजिश रची गई थी। यह हर्षवर्धन के समय की बात ह्वेनसांग ने अपने CQ की जो किताब है उसमें लिखा है। तो यह है प्रयागराज। इसके ऊपर प्रतापगढ़ के ही राजा भैया भाई साहब, राजा भैया यहाँ पे प्रतापगढ़ के हैं। और ऊपर की तरफ रायबरेली हमने देखा, और यहाँ पे सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर इधर है। और ऊपर की तरफ अयोध्या, यहाँ पे अयोध्या है लखनऊ के ठीक नीचे। अयोध्या का पहले यानी अशोक के समय में इसका नाम साकेत हुआ करता था। इसका नाम साकेत था और बाद में इसका नाम अयोध्या पड़ा। और इसी के ठीक ऊपर चले हम लोग तो यहाँ पे श्रावस्ती है। और श्रावस्ती कौशल की राजधानी, कौशल देश की राजधानी जो श्रावस्ती हुआ करती थी, यहाँ पे बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध जी ने कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में यह दिए थे। और हमने गोंडा की बात की तो गोंडा यहीं पे है, हमने देखा। और अयोध्या से ही सरयू नदी बहती है। इसके पहले इसका नाम घाघरा होता है। अयोध्या के पहले इसका नाम घाघरा होता है, लेकिन सरयू के पास आने के बाद इसका नाम घाघरा से सरयू हो जाता है। और ये जो है छपरा में जाके मिल जाता है। छपरा में ये जा करके मिलता है गंगा नदी से। कौन? तो घाघरा नदी। ठीक इसी के बाद पहुँचे तो जौनपुर, यहाँ पे जौनपुर है। और जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जौनपुर की बकरी होती है, जौनपुर की मूली होती है। और जौनपुर में ही शेर शाह सूरी के टॉम बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। कहाँ पे? जौनपुर में। और जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। और यहाँ पे आजमगढ़ है। आजमगढ़ से हमेशा मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह यादव यहाँ से सांसदी का और इनका चुनाव सब यहाँ पे लड़ते आए हैं लोग। देवरिया इधर है। देवरिया में ही मल्ल राजा हुआ करते थे, जो जहाँ पे ही कुशीनगर था। देवरिया में ही कुशीनगर था। और कुशीनगर के ही पावापुरी, कुशीनगर में पावापुरी था। और पावापुरी में ही महावीर की मृत्यु हो जाती है। और चूंकि पावापुरी में ही बुद्ध जी की तबीयत खराब होती है और ये जाते हैं कुशीनगर, वहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। और पावापुरी में चुंद नामक लोहार से सूअर का भोजन या सूअर का मांस का सेवन करने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी थी यहाँ पे। और इसी के बगल में ही गोरखपुर है, यहाँ पे पडरौना है। और यहाँ पे महाराजगंज है पूरा। और यह पूरा बिहार का बॉर्डर यहाँ से लगता है। यह पूरा बिहार का बॉर्डर यहाँ पे लगता है। अब इधर की तरफ बढ़ें तो यह जो है यह बलिया है। यह बलिया है। और बलिया की जो सीमा है वह छपरा से लगती है। यहाँ से गंगा नदी बहती है और छपरा से इसकी सीमा यहाँ पे लगती है, छपरा से बलिया की सीमा। और इधर बगल में मऊ है और नीचे गाजीपुर है, जो हमारा शहर है, हमारा यहीं पे जिला है। और यहीं पे बनारस है। और बनारस में ही सारनाथ है। बनारस में ही सारनाथ है। और इसी का नाम है
जब बुद्ध जी उपदेश दिए थे तो 5 ब्राह्मणों को जो उन्हें गया में मिले थे, और वह जब उनकी तपस्या अलग तरीके से वह करने का प्रयास किए तो यह ब्राह्मण छोड़ करके अपने आप चले आए थे यहाँ पे बनारस में। और फिर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह तुरंत बनारस आए इसी सारनाथ में, और यहाँ पर आकर के उन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने दीक्षित किया था, उन्हें अपना शिष्य बनाया था। और इसके बाद बनारस गए थे, और बनारस में एक साहू थे और वह वैश्य हुआ करते थे, उनको दीक्षित किया। और उसके बाद उनको कुछ प्रसार करने के लिए और विस्तार करने के मिले और सहायता मिली, और वह जो साहू थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान किए यहाँ पे। और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है बता सकते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय, यहीं पे दीनदयाल उपाध्याय जिसे हम मुगल सराय पहले कहा करते थे, यह यहाँ का एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है जो कि चंदौली जिला में आता है। और इधर ही मिर्ज़ापुर है, और मिर्ज़ापुर में चुर्क चुनार, यहाँ पे यह पत्थरों के लिए, पहाड़ों और सीमेंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे महत्वपूर्ण पत्थर, लाल पत्थर मिलते हैं जिससे हम लोग टाइल्स बनाते हैं। और सीमेंट का कारखाना चुर्क चुनार में है जो कि मिर्ज़ापुर में ही है। और इसी के नीचे रावर्ट्सगंज, यह पूरा सोनभद्र है, और सोनभद्र में ही यह रावर्ट्सगंज है। यहाँ पे यह रावर्ट्सगंज है, और यहीं पे रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे रिहंद बांध बनाया गया है, और यहीं पे रेणुकूट नाम का एल्युमिनियम फैक्ट्री भी है। रेणुकूट एल्युमिनियम यहाँ पे बनाया जाता है, एल्युमिनियम का कारखाना है। और इस रिहंद बांध से जितनी बिजली मिलती है वो पूरी रेणुकूट की जो एल्युमिनियम कंपनी है उसके लिए चल जाती है। और रिहंद सागर बांध के पीछे जो झील टाइप बनता है या सागर की तरह बनता है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर ये कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की चीज़ों को देखा। अभी देखिए फिर बिहार, फिर झारखंड देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें जो यहाँ पे पर्वत पठार, कौन सी नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं, यह हम लोग देखेंगे। और हमने बताया कि जो रावर्ट्सगंज है यहीं की झांसी की लक्ष्मीबाई यहीं पे हुआ करती थी। लक्ष्मीबाई कहाँ पे? झांसी की हुआ करती थी। और इनकी शादी झांसी हो गई थी, झांसी यहाँ पे शादी हुई थी यहाँ पे। और रावर्ट्सगंज के ही यह थी सोनभद्र की। ठीक है साथियों, तो उत्तर प्रदेश की हमने सारी चीज़ें देख चुकी हैं। और ये जो आपको दिख रहा है यह जौनपुर में ही शेरशाह सूरी का यह मकबरा है। शेरशाह सूरी का यह मकबरा है। और जौनपुर में ही एक अटाला मस्जिद हुआ करती थी, ठीक है, यहाँ पे। तो यह शेरशाह सूरी का बनाया हुआ है। और शेरशाह सूरी जो है कलिंजर के महल में या कलिंजर के जो किले में है, यहाँ पे अपना रखा था विस्फोट सामग्री, और उसी में आग लगने से विस्फोट हो जाता है
जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है करंजिया के किले में। तो यह है बिहार। और देख सकते हैं यह यमुना नदी है और यमुना नदी के ठीक सामने ही ताजमहल देख रहे हैं, कितना सुंदर सा लग रहा है। यह सफ़ेद संगमरमर का एक अनूठा वास्तुकला है। और यह नूरजहाँ जो नूरजहाँ है, जहांगीर की पत्नी, अपने पिता की मृत्यु होने पर उसने एतमाद-उद-दौला का मकबरा उसने बनाया था, जो कि दिल्ली में है। तो मकबरा, और वह जो है वो भी एक अनूठा ही है, लेकिन वह सफ़ेद संगमरमर का नहीं बल्कि ग्रेनाइट का कुछ इस टाइप है। जबकि काले पत्थरों से, यानी ग्रेनाइट के ही काले पत्थरों से बना हुआ महल बहादुर शाह जाफर ने अपना महल हीरा महल बनवाया था, लेकिन उसमें उसका टॉम नहीं है। उसकी टॉम बनाया गया रंगून में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसे उठा करके रंगून लेके चले गए सब। तो इनका टॉम नहीं है, बल्कि वह एक तरीके से हीरा महल बनाया गया था। तो यह शाहजहाँ और उसकी बेगम मुमताज महल थी। देख सकते हैं यह मुमताज महल थी, और यह भी देखिए यहाँ पे मुमताज महल है। इनकी सुंदरता आप देख सकते हैं, वास्तव में सुंदर तो थी ही भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। फोटो में जब इतनी सुंदर है तो आप रियल में तो और ही कुछ बात होगी। तो अब हम लोग चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में कौन कौन से स्टेट हैं और यहाँ पे कैसे जीवन है लोगों का, यह हम लोग देखेंगे। तो इधर से ही हम प्रवेश करते हैं। ऊपर से यह है वेस्ट चंपारण और यह है ईस्ट चंपारण, कोई बात नहीं है। और इस चंपारण में ही सबसे पहले गांधी जी ने अपनी आंदोलन को शुरुआत किया था, अपने हड़ताल को शुरुआत किया था चंपारण से ही। और चंपारण बुलाया किसने था? तो रामकृष्ण या रामकृष्ण शुक्ल थे शायद। उन्होंने इन्हें न्योता दिया था कि आप जो है आइए एक बार बिहार चंपारण में, और यहाँ पे लोगों की समस्याओं को समझिए और हल करिए। यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली चल रही थी। 3 कठिया और नील की खेती करने के लिए यह जरूरी था। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने एक नियम बना रखा था कि 3 कट्ठा में 1 कट्ठा ज़मीन को आप उसमें नील की खेती करनी ही करनी है, बाकी 2 में आप अपनी ज़रूरत के लिए खेती करिए। लेकिन समस्या यह थी कि जिसमें एक बार नील की खेती हो जाती थी, वहाँ पे 3 साल तक कोई अन्य पैदावार ही नहीं होती थी। सारी जो पैदावार थी चूस ली जाती थी ज़मीन इस नील की खेती के दौरान। नील पूरा ज़मीन को चूस लेता था। तो 1 साल तो चूस लिया, दूसरी साल जो है इसमें का चूस लिया, और तीसरी साल इसमें का चूस लिया। अब पहले साल जब चूस लिया तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, दूसरे साल भी नहीं होगा, और तीसरे साल भी नहीं को होगा कुछ। देखिए किस तरीके से ये दिमाग लगाए थे अंग्रेज कि 3 कठिया थोड़ा करके लोगों को कहे थे कि नहीं हम जो है इस खेत में करेंगे, फिर इस खेत में करेंगे, फिर इसमें करेंगे। लेकिन अब उस तरीके से अगर करेंगे तो किसान के लिए पैदावार यानी अन्य चीज़ें पैदा करने के लिए भी नहीं मिलेगी, ज़मीन बचेगी, क्योंकि पूरा ज़मीन क्या हो गया, बंजर हो गया है। अरे भाई 3 कट्ठे मतलब 3 साल, 3 साल के बाद क्या होगा, वहाँ का ज़मीन पूरा बंजर हो जाएगा। 3 साल में जो फिर से खेती करने लायक होगी नील की, वहाँ पे फिर
नील की खेती कर देंगे, धान चावल और जो आवश्यकता की खाद्यान्य चीज़ें हैं होगी ही नहीं। तो किस तरीके से यह चुतिया बनाए थे इन हमारे भारतीयों को, ठीक है। तो इसी चंपारण में ही वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय करें नेशनल पार्क है, यहाँ पे नेशनल पार्क है। कौन सा? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पे है। और इसी से संबंधित यहाँ पे जो गोरखपुर है, गोरखपुर लेते हुए और थोड़ा चंपारण का क्षेत्र लेते हुए यहाँ पे हवाई अड्डा भी है एक ठो, और यहाँ पे कुसुमी जंगल भी है एक ठो, यहाँ पे कुसुमी जंगल। तो कुसुमी जंगल कहाँ पे है? तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है और यह गोरखपुर में पड़ता है, ठीक है। और बता दें कि इसी क्षेत्र से देखिए इधर ही ऊपर की तरफ कपिलवस्तु था और कौशल नरेश ने कपिलवस्तु को अपने मिला लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। और यहीं से बुद्ध जी निकल करके ये जो कोसी नदी है, ठीक है, जो गंडक, कोसी नदी से गंडक, ठीक है, इस गंडक नदी से निकल करके इसी गंडक नदी के आसपास होते हुए यह पहुँचे थे वैशाली, ठीक है। और वैशाली से फिर आगे बढ़े थे, वैशाली से निकल करके यह आगे बढ़े थे यहाँ पे कौन? बुद्ध जी। तो यहाँ से ही यह अपने राज्य को छोड़ करके आए थे इधर की तरफ। इधर की तरफ रक्सौल, ठीक है, रक्सौल भी यह चंपारण में ही पड़ता है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। और रक्सौल के लिए ट्रेन जाती है गाजीपुर से, एक हमने देखा है, रक्सौल के लिए जाती है। और रक्सौल ये पूरे तरीके से यह बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। रक्सौल बिहार और बॉर्डर के पड़ता है। और यहाँ पे मोतिहारी जिला भी इधर है, यहाँ पे मोतिहारी जिला है। सीतामढ़ी यहाँ पे है। गोपालगंज देखिए यहाँ पे है। सीवान यह है। यह जो है वैशाली यहाँ पे है। यह मुजफ्फरनगर है। और यहाँ पे छपरा, ठीक है। वैशाली देखिए यहाँ पे, ठीक है। यह सीतामढ़ी है। यह मधुबनी है। मधुबनी पेंटिंग आपने नाम सुना होगा। बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह इम्पोर्टेंट भी है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। और पटना में ही आकर के गंगा नदी और गंडक नदी का मिलन होता है। और यहाँ जो छपरा है देखिए, एक तरफ पूरा बिहार है, यह भोजपुर जिला है, एक तरफ पूरा यह पूरा छपरा इधर है। छपरा का क्षेत्र यहाँ पे है, सारण के आसपास ही है छपरा। और यह पूरा बलिया इधर की तरफ है। तो ये सब यहाँ पे चीज़ें हैं। यहाँ पे हाजीपुर यहाँ पे है। हाजीपुर पटना के ही ठीक पास में यहाँ पे हाजीपुर है। पटना के ही सामने हाजीपुर है। वैशाली देख ही रहे हैं यहाँ पे। और इधर की तरफ देखिए दरभंगा है, समस्तीपुर। यहाँ पे मधेपुरा आप देखे होंगे। मधेपुरा में रेल इंजन बनाया जाता है। मधेपुरा में रेल इंजन का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे साथियों? तो मधेपुरा में। और यहाँ पे समस्तीपुर भी यहाँ पे रेल इंजन का कुछ पार्टों का निर्माण होता है। दरभंगा देख ही रहे हैं यहाँ पे। अररिया यहाँ पे है। यहाँ पे किशनगंज, यह हो गया अररिया
यहाँ पे किशनगंज, और नीचे ही पूर्णिया, देखिए नीचे पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया का भी एक महत्व है, इतिहास से संबंधित है। और यहाँ पे कटिहार जिला है। तो पूर्णिया में बताया जाता है कि एक बार कुछ हुआ था यहाँ पे, इतिहास से कुछ इसका संबंध है। नीचे भागलपुर यहाँ पे जो गंगा नदी किनारे है, और इसी के किनारे यहाँ पे मुंगेर है, ठीक है, यहीं पे ही मुंगेर है। और मुंगेर से सुनिए कि मुंगेर किसकी राजधानी हुआ करते थे, तो मुंगेर पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी। गोपाल इसके प्रथम शासक थे। उदंतपुरी की स्थापना जो थी गोपाल ने किया था, उदंतपुरी मठ की स्थापना, ठीक है। और मुंगेर में जब सिराजदौल्ला और शुजाउद्दौला यह सब हुआ करते थे, तो मुंगेर इन लोगों की यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी। क्योंकि ढाका सबसे पहले थी, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर यहाँ पे लाई गई थी। तो मुर्शिदाबाद तो पश्चिम बंगाल में है, ढाका बंगाल में, बांग्लादेश में, और मुंगेर यहाँ पे है। इसी के ऊपर ही बरौनी भी है, यहाँ पे बिहार में ही यहाँ पे बरौनी भी है। और बरौनी में तेल शोधन कारखाना है, बरौनी में तेल शोधन कारखाना है यहाँ पे, ठीक। अब पटना की तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ पे नालंदा भी एक जिला है। और नालंदा जानते ही हैं किस लिए प्रसिद्ध है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। और जिसकी नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, और इसको जलाया था बख्तियार खिलजी, इसको नष्ट कर दिया था। और इसी के नीचे ही यहाँ पे बिहार शरीफ, और नीचे ही राजगीर है, ठीक है। राजगीर में ही गया जो था, ये थी के नीचे ही यहाँ पे बोध गया, देखिए गया है तो यहाँ पे बोध गया है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गया में ही बराबर की पहाड़ियाँ हैं, अशोक ने निर्माण कराया था बराबर की पहाड़ियों को, सुदामा की पहाड़ियाँ भी यही हैं, ठीक है। और राजगीर में ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय यहीं पे है, राजगीर में ही, यहाँ पे राजगीर है, यहाँ पे ये राजगीर है, और यहाँ पे यह बोध गया है। तो राजगीर में ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय यहीं पे है, ठीक है। और इधर तो रहता है बांका, देखिए ये बांका या बांकुड़ी, बांका वाले शहर में या बांका में, बांका के महल में, या बांका के जेल में, या बांकुड़ा जेल में किसको रखा गया था 1942 में, जब 0 आवर अभियान चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जब भारत ने करो और मरो का नारा दिया था उस समय। तो राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे इन्हें बंद कर दिया गया था, इन्हें नज़रबंद कर दिया गया था बांकुड़ा जेल में। और ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो इधर की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए औरंगाबाद, औरंगाबाद में बिहार का सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल है, यहाँ पे सन टेम्पल है। और इसी के बगल में रोहतास में यहाँ पे डालमिया नगर है। और डालमिया नगर किसके लिए, तो सीमेंट उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। और सासाराम यहाँ पे, और यह भभुआ, और यहाँ पे भभुआ में ही कैमूर नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। कैमूर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे देख सकते हैं, यह है कैमूर में, यह राष्ट्रीय उद्यान है। और भीमबाध भी एक है जो कि यहाँ पे जमुई और बांका के बगल में बॉर्डर पे, तो यहाँ पे कौन है, तो भीम बांध यहाँ पे एक पार्क है। और जो वाल्मीकि है वह टाइगर पार्क है, टाइगर नेशनल या टाइगर रिजर्व पार्क, टाइगर रिजर्व है, जो कि कैमूर और भीम बांध ये नेशनल पार्क यहाँ पे जान जाते हैं। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है।
और यहाँ पे सासाराम, सासाराम ने बताया कि सासाराम में एक झील है, उसी के बीच, झीलों के बीचों बीच में टीला बनाया गया है। किसका? तो शेरशाह सूरी का। ठीक है, अब इसकी तरफ हम बढ़ेंगे अब आगे, झारखंड की तरफ। तो इस तरह से बिहार में अगर देखें तो पानी की कई बार समस्या हो जाती है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं पानी के लिए किस तरह से लोग अपने बर्तन में भर के ले जा रहे हैं पीने के लिए या इसका उपयोग करने के लिए। तो अब बिहार के बाद झारखंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि झारखंड में क्या क्या यहाँ पे है और हमें क्या यहाँ पे सीखने के लायक है और क्या यहाँ पे ज़रूरी है। तो यह है झारखंड, और झारखंड में ऊपर से अगर हम बढ़ें इधर से तो यहाँ पे डाल्टनगंज, यहाँ पे ही यह डाल्टनगंज है साथियों, ये इसकी बॉर्डर है। ठीक है, इसकी बॉर्डर जो है बिहार से इधर लगती है, इधर उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी लग जाएगी, इधर की तरफ छत्तीसगढ़ से, इधर की तरफ उड़ीसा से, और इधर की तरफ पूरा पश्चिम बंगाल से। तो कुल 1 2 3 4 और 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती हुई आ रही है या दिख रही है। तो ये झारखंड है, यहाँ पे डाल्टनगंज। ठीक है, यह डाल्टनगंज, और ठीक इसके बगल में ही हजारीबाग है। ठीक है, यहाँ पे हजारीबाग है और हजारीबाग के ऊपर ही तिलैया जलाशय, यहाँ पे तिलैया जलाशय है। और इधर की तरफ यहाँ पे कोडरमा, कोडरमा में कुछ मिनरल्स हैं, खनिज का उत्पादन किया जाता है कोडरमा से, या कोडरमा में खान भी है। और इसी के नीचे झुमरी तलैया है, झुमरी तलैया में कारखाना लगाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब संबंधित यहाँ पे है। ठीक है, ये सब यहाँ पे संबंधित क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक नीचे की तरफ यहाँ बढ़ें तो यहाँ पे हमने देखा ये झुमरी तलैया, यहाँ पे देवघर, देवघर है, और जहाँ पे लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। और बीच में देवघर में कुछ संतों के ऊपर आक्रमण हो गया था, संतों के ऊपर आक्रमण भी हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे साहिबगंज, और यहाँ पे राजमहल है, और राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे है, और यहीं से गंगा नदी भी निकलती है। यहाँ पे गंगा नदी का बॉर्डर साझा होता है इस राजमहल से, और राजमहल में राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे देवघर था, और नीचे की तरफ मराठी जलाशय, यहाँ पे मराठी जलाशय, इसी के बगल में जामताड़ा है। और जामताड़ा में यहाँ के जो लोग हैं बड़े ही शातिर हैं, और सबसे ज़्यादा जामताड़ा से ही साइबर क्राइम किया जाता है। साइबर क्राइम की राजधानी अगर भारत में कही जाए तो कहाँ पे है, तो वह जामताड़ा में। यहाँ पे बच्चा बच्चा यह काम करने के लिए जाना जाता है। और यहीं जामताड़ा के बगल से ही बराकर नदी निकलती है इधर की तरफ, यहाँ पे बराकर नदी यहाँ पे है। इसके नीचे झरिया है, झरिया यहाँ पे है, और झरिया यहाँ से बराकर नदी, और झरिया के यहीं पे ही यहाँ से दामोदर नदी, यहीं से ही दामोदर नदी निकलती है। तो झरिया में कोयला की खान है, यहाँ से कोयला निकल जाता है। यहाँ पे सिंदरी है, यहाँ पे सिंदरी है, इधर बोकारो, इधर की तरफ धनबाद, धनबाद रांची की, झारखंड की राजधानी रांची है, और धनबाद भी एक शहर यहाँ पे है। और बोकारो में स्टील प्लांट लगाया गया था, बोकारो में स्टील प्लांट जो है यहाँ पे लगाया गया है।
बोकारो जो कि रूस के द्वारा लगाया गया था यह। और यहाँ पे हमने बताया हजारीबाग है, और हजारीबाग नाम का एक नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। और रांची ठीक इसके नीचे यहाँ पे रांची शहर है, और इसका जिला भी है, इसका राजधानी भी रांची है। और इधर तरफ पलामू भी एक उद्यान है, और इसी के नीचे नेतरहाट यहाँ पे है, इसी के नीचे यहाँ पे नेतरहाट है। और यहाँ पे लोहदरगाह, आपने नाम सुना होगा लोहदरगाह का, यहीं पे लोहदरगाह है। और रांची के ठीक बगल में, रांची यहाँ पे था, रांची के बगल में यहाँ पे हुंडरू प्रपात यहाँ पे है। स्वर्णरेखा नदी के ऊपर या स्वर्णरेखा नदी के द्वारा बना हुआ हुंडरू प्रपात कहाँ पे है, तो यह रांची में है यहाँ पे। और यहाँ पे डलमा नाम का भी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। और इसी के बगल में यहाँ पे जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर कहते हैं, जमशेदपुर यहाँ पे है। और यहीं पे जमशेदपुर में ही जादूगोड़ा खान है, जो यूरेनियम की खान है। जादूगोड़ा में ही यूरेनियम की खान है जमशेदपुर में। और यहाँ पे ही सिंहभूम जिला है, और यह लोहा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम यहाँ पे सिंहभूम है, जो कि लोहा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे नुआ मुंडी है, यहाँ पे नुआ मुंडी साथियों यहाँ पे है। तो इससे जानकारी हमने ये सब इसमें देखा। और इसमें झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन है, और ये एक आदिवासी समुदाय से संबंधित होते हैं, संबंध रखते हैं। तो इसके बाद साथियों आइए देख लेते हैं एक बार कि अब यहाँ पे कौन कौन से पर्वत, पहाड़, नदियाँ और मैदान यहाँ पे हैं। हमने ये सब पूरा देख लिया है। अगर कुछ भी छूटा हो तो ज़रूर बताइएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए ये जो है हुंडरू प्रपात है यहाँ पे है, और यहाँ पे जमशेदपुर का टाटा नगर, जमशेदपुर में यह टाटा नगर है। और टाटा नगर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे टाटा जी ने बसाया था, इसकी स्थापना टाटा जी ने की थी। और यहाँ पे सबसे पहले स्टील प्लांट की स्थापना टाटा के द्वारा की गई थी। एरोप्लेन की भी भारत में सबसे पहले स्थापना, एयर इंडिया की स्थापना टाटा जी ने की थी, जिसका नाम है जमशेद टाटा। और यहाँ पे स्टील प्लांट भी लगाया गया था। ठीक है, तो इसके बाद आइए देख लेते हैं एक बार। अब जो है हम यहाँ पे खोज रहे हैं थोड़ा जगह। चलिए इसी पे देख लेते हैं। ठीक है, इसे दिखना चाहिए। अब मैप के बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ से कि यहाँ पे कौन कौन से नदियाँ उदियाँ ये सब हैं। तो आइए हम लोग इसी पर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मैप बना रहे हैं, तो यहाँ पे यह ऐसे यहाँ पे है, इधर की तरफ उत्तराखंड है, इधर की तरफ नेपाल है। ठीक है, और यहाँ से पूरा उत्तर प्रदेश की तरफ यहाँ से निकला हुआ है यहाँ पे। और यहाँ की बात करें तो मान लीजिए यहाँ के पूरा छोड़ देते हैं इधर की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ से ऐसे काट करके। ये उत्तर प्रदेश हो गया, और यह बिहार है, और नीचे की तरफ पूरा यह झारखंड है। हमें छोटा बनाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए
बन नहीं रहा है। क्योंकि इसका मैप लाते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैप पर आ गए हैं और यहाँ पे हमें फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से देखिए, आप इधर से यह उत्तराखंड का क्षेत्र है और यहाँ से लेते हुए यहाँ से ये हो जाएगा यूपी का क्षेत्र पूरा यहाँ से, और यहाँ पे सोनभद्र का हो जाएगा, और यह बिहार का, और इधर की तरफ यह झारखंड का क्षेत्र हो गया। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं झारखंड का यह हो गया। तो यह हो गया यूपी, ये हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी, सबसे पहले पर्वत देखेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन से पर्वत और पठार साथ में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यह हो गया पूरा झारखंड। यहाँ से तो इधर की तरफ यहाँ पे यह मालवा का पठार इधर है, इधर की तरफ मालवा का पठार है। हम एक तरफ से चलेंगे, इधर से मालवा का पठार है और यहीं से मालवा के पठार से ही उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे बीच में ही मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी मिलेगा और इसी के ऊपर यहाँ पे पूरा पूरा बुंदेलखंड है। यहाँ पे बुंदेलखंड है और नीचे की तरफ बघेलखंड है। ऊपर बुंदेलखंड, नीचे बघेलखंड, किसके? तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर और नीचे। और इसी के नीचे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे जो नीचे देखेंगे तो कैमूर की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में पड़ती है। यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी यहाँ पे है, यह कैमूर की पहाड़ी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यहाँ पे पड़ती है कैमूर की पहाड़ियाँ। और इधर ऊपर की तरफ यहाँ के ये सब विंध्य की ढाल है, यानी विंध्याचल पर्वत की ये ढाल है। और यहाँ पे भांडेर पठार भी है, कैमूर का पठार, पहाड़ियाँ भी हैं जो विंध्याचल पर्वत पर है। ऊपर की तरफ ही ढाल है, बुंदेलखंड भी है और भांडेर पठार है ऊपर। ठीक है, और नीचे यहाँ पे बताया कि हमने यहाँ पे बघेलखंड का पठार है। यहाँ पे बघेलखंड का पठार है और इसकी ऊंची चोटी जो कहा जाए तो देवगढ़ है यहाँ पे। और यहाँ पे ठीक उत्तर प्रदेश में नहीं साथियों, यहाँ पे बिहार और झारखंड में ही सोनपुर की पहाड़ियाँ हैं। सोनपुर की पहाड़ियाँ, जो सोनपुर कहाँ पे है? तो सोनपुर यह बिहार में, और बिहार में तो नहीं साथियों, यह झारखंड में और छत्तीसगढ़ में पड़ती है। सोनपुर की पहाड़ियाँ यहाँ पे। और सोनभद्र के आसपास यह क्षेत्र पड़ता है, सोनभद्र में पड़ता है पहाड़ियाँ। और यहीं पे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर, यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक सोनभद्र में जो जलाशय है रिहंद बांध पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि ये मालवा का पठार था। मालवा के पठार के नीचे ही मध्य प्रदेश में ही यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ, हमने बताया कि कैमूर की पहाड़ियाँ तो यहीं था। इधर की तरफ महादेव की पहाड़ियाँ हैं, इधर की तरफ महादेव की पहाड़ियाँ हैं और इसकी ऊँची चोटी धूपगढ़ है। महादेव की पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी यहाँ पे धूपगढ़ है यहाँ पे। और मैकाले पर्वत जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मैकाले पर्वत, इसकी भी ऊँची चोटी धूपगढ़ है। तो महादेव की पर्वत, महादेव और मैकाले की दोनों की पर्वत चोटी धूपगढ़ है। और मैकाले से ही तीन नदियाँ निकलती हैं मैकाले पर्वत से। तो एक है नर्मदा नदी, दूसरी है इस सोन नदी, और तीसरी जो है हीराकुंड, जिस नदी पर बनाया गया है महानदी पर, वो भी इस मैकाले पर्वत श्रेणी से निकलती है। और इसकी ऊँची चोटी 11 से 24 मीटर है धूपगढ़, इसकी ऊँची चोटी धूपगढ़ है। जबकि ये जो धूपगढ़ है महादेव की पहाड़ियाँ ये 1350 की हैं, ये ज़्यादा ऊँची हैं।
ठीक है। और मैकाले पर्वत श्रेणियों से के पास से ही एक कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है, और जो कि बघेलखंड के नीचे से यहाँ पे गुजरती है। और मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, यहाँ पे अमरकंटक धूपगढ़ से ऊंची चोटी है, और अमरकंटक यहाँ पे है। अमरकंटक ऊंची चोटी नहीं है, धूपगढ़ ही ऊंची चोटी है, और अमरकंटक यहाँ पे है। इसी के बगल में कुरुंग जलाशय यहाँ पे है, यहाँ पे कुरुंग जलाशय है, ठीक है। और बघेलखंड का पठार जो है यह पूरा यहाँ पे बघेलखंड का पठार था। छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में शामगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पे है। यहाँ पे हजारीगढ़ पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे हजारीगढ़ पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पे मैगलन की पहाड़ी है या मैलन की पहाड़ी है। यहाँ पे झारखंड साथियों है, और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार रांची में है, छोटा नागपुर पठार, और इसे रांची का पठार भी कहा जाता है, इसे रांची का पठार भी कहा जाता है। और इसी के ऊपर हजारीबाग है, और यहाँ पे हजारीबाग का पठार है, यहाँ पे हजारीबाग का पठार है, और इधर जो है कोडरमा का पठार है, इधर हजारीबाग का, इधर कोडरमा का पठार, और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ इसी के ठीक सीमा पड़ती है, हमने ये चीज़ बताया। और यहीं पे ही मराठी जलाशय, उसरी जलाशय, पांचेत जलाशय इधर पे है, और यहाँ पे कोनार झील यहाँ पे है, जो कि झारखंड में पड़ती है कोनार झील। जमशेदपुर इधर था एकदम बॉर्डर पे, यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। और जो गंगा का मैदान है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में है, और पूरा हरा भरा यहाँ पे क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो इस उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, उस उत्तर प्रदेश को कुल 3 भागों में साथियों बांटा गया है। एक तो है ऊपर की तरफ जो है, यहाँ पे अगर बनाते हैं ठीक है, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो ऊपर का जो क्षेत्र है इसे रुहेलखंड का मैदान कहते हैं, नीचे के अवध का मैदान कहते हैं, और ये वाला क्षेत्र को गंगा का मैदान कहते हैं। इस वाले को रुहेलखंड का मैदान, इसको अवध का मैदान, इधर को गंगा का मैदान हम लोग कहते हैं। इसमें नदियों की बात करें तो सबसे पहली गंगा नदी, ठीक है, सबसे पहली नदी गंगा नदी, यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से यहाँ से निकलती है, यहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, और ये रोहिलखंड के मैदान से होते हुए निकलती है गंगा नदी। और इसी के बगल में से यहाँ पे यमुनोत्री है, और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, जो कि इलाहाबाद में आके यह मिलती है यहाँ पे, जो कि प्रयाग में मिलती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक काली नदी, यानी यहाँ से निकल के काली नदी आ रही थी, और ये काली नदी या यहाँ पे एक नदी है घाघरा नदी, उससे आके मिलती है, और घाघरा नदी पूरी तरह से बंगाल से या नेपाल से निकलती है, और यह आकर के पटना में मिलती है। घाघरा नदी पटना से पहले ही नहीं मिल जाती है। और एक गंडक नदी है जो कि यह बिहार से निकलती है, और ये जाके पटना में यहाँ मिलती है, ठीक है, यह पटना यहाँ पे है। तो ये सब मजबूत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। घाघरा हो गया, गंडक हो गया, और राप्ती नदी भी निकलती है। राप्ती नदी यहाँ से आती है, यहाँ से यह भी जो है इस घाघरा नदी में मिल जाती है, और यहाँ के सोनपुर ज़िले में यहीं का आगे मिलन होता है। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण ये सब नदियाँ हैं। इधर तरफ अरावली पर्वत है, यह अरावली से इधर की तरफ लूनी नदी निकलती है, और इधर तरफ बनास नदी निकलती है, इधर तरफ
बनास नदी निकलती है। और यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पे यहीं से चंबल नदी ऐसे निकलती है यहाँ पे, और चंबल नदी में यह आके गिरती है बनास नदी। यहाँ पे निकलती है जगह चंबल में काली सिंध, तो चंबल में मिल जाती है। और सिंध बेतवा केन जाके यमुना में मिलती है। सिंध बेतवा और केन यह जाके मिलती है किसमें, तो यमुना नदी में मिलती है। यह इसकी कुछ नदियाँ हैं। और यहाँ पे देखिए, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी था, यह जो यह है यह अरावली पर्वत है। और यहाँ पे जो मैकाले की पर्वत है, मैकाले पर्वत श्रेणी या अमरकंटक, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मैकाले और अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। मैकाले और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यहाँ स्थित नदी निकलती है। एक दिन निकलती है नर्मदा यह जो है गुजरात में जाके गिर जाती है। ऊपर की तरफ सोन नदी निकलती है, ऊपर की तरफ यहाँ पे सोन नदी निकलती है, जो कि रॉबर्ट्सगंज में सोनभद्र में जाके होते हुए गंगा नदी में मिलती है, इधर से होके, ठीक है। इधर से गंगा नदी मिलती है और नीचे की तरफ महानदी निकलती है। और यह महानदी यह जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस महानदी पर उड़ीसा में बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध इस नदी पर बनाया गया है। सबसे पहला बांध जो है या बहुउद्देशीय परियोजनाएं दामोदर नदी पर बनाई गई थी। और दामोदर नदी जो है, जो परियोजना थी, यह अमेरिका के टेनेसी नदी के तर्ज पर बनाई गई थी। उसी को देख करके, उसी के तरीके को समझ करके इस पर सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। और इस परियोजना जो थी, यह जो थी, और इस बहुउद्देशीय परियोजना को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे भारत का मंदिर कहा है। तो हम ये सब देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैकाले पर्वत से 3 पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं और यहाँ पे, ठीक है। तो इधर की तरफ झारखंड में, जो झारखंड है, तो झारखंड में यहाँ पे रांची का पठार है। झारखंड में यहाँ पे रांची का पठार, यहाँ पे है रांची का पठार, और यहाँ पे जमशेदपुर है। हमने ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे धनबाद में ही जो कोडरमा का पठार है, इसी के नीचे पारसनाथ का पठार है। यहाँ पे पारसनाथ का पठार है, और इसे सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ के पठार को सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोडरमा का पठार है, यह आपको पता ही है, ठीक है। और ये सम्मेद शिखर जो है, यहाँ पे यहीं पे जैन धर्म से संबंधित जितने भी तीर्थंकर हुआ करते थे, उनके यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे चीज़ें हैं। और हम नदियों के बारे में भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे नदियों की बात की जाए तो इस रांची के पठार के बगल से ही यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है इधर की तरफ। और यहीं से ही दामोदर नदी निकलती है, जो हुगली नदी में जाके मिलती है यहाँ पे, ठीक है। यह हुगली नदी में जाके मिल जाते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे स्वर्ण रेखा और ये नदियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर की तरफ ब्राह्मणी नदी निकलती है, इधर की तरफ उड़ीसा होते हुए ब्राह्मणी नदी निकलती है। और ब्राह्मणी नदी के किनारे ही अब्दुल कलाम या जो द्वीप बना हुआ है, जिस पर
टेस्टिंग किया जाता है, फायर टेस्टिंग ये यहाँ से किया जाता है ना साथियों। तो ये सब देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये सब महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे जो नदियाँ हैं हमने आपको बता दिया, जो बिहार से और झारखंड से संबंधित नदियाँ थी। तो यहाँ पे नदियों के बारे में बात करें फिर से, ये दामोदर नदी थी, यह ब्राह्मणी नदी थी, दामोदर नदी थी, और यह स्वर्ण रेखा जिसके ऊपर हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है। हुंडरू जलप्रपात। तो साथियों इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी हमने आपसे साझा की, और कुछ जानकारी बची हो तो ज़रूर बताइएगा, हम उसे अगले वीडियो में ले आएंगे। और आपका सुझाव सादर आमंत्रित है, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।